क्लास 10th के साइंस के सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2022 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके टॉपर सीरीज में डेली शाम 7 बजे आपको तैयार रहना है और डेली शाम 7 बजे आपको एक नया क्लास दिया जाता है। इस क्रम में हमारे सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट साइंस का ये दूसरा क्लास है। इस सीरीज में आपको काफी क्लासेज पीछे मिल रहा है, तो अगर आपका कोई भी क्लास छूटा हो, ये सभी प्रश्न आप नहीं देखे होंगे, तो आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जो मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ। वहां से आपको दो बेनिफिट है, एक तो आपका क्लास छूटा होगा तो एक एक क्लास क्रम से उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और दूसरा कि कभी भी आपको सिर्फ इस सीरीज का वीडियो देखना है, रिवीजन करने का मन किया, सोने से पहले एक बार देख कर सो गए ताकि हमेशा याद रखे, तो उस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप एक एक वीडियोस देख रहते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, कल हम लोग इसके 40 तक के प्रश्नों की चर्चा किए थे, आज आगे बढ़ेंगे, इसके आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे और डेली आपको 7 PM पे तैयार रहना है। मैंने कल बताया था कि आपको साइंस पढ़ के आना है क्योंकि डेली आपके लिए क्लासेस चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आज आप तैयार होकर आए होंगे और आगे के सभी प्रश्न आपका सही होगा। चलिए अब सीधे बात करते हैं प्रश्नों की। 41 नंबर प्रश्न, 40 तक की हम लोग बात किए थे कल, आपको याद होगा अगर आप क्लास अटेंड किए होंगे तो। हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रिला जो पौधे हैं वो जलीय पौधे होते हैं और जलीय पौधों में रंध्र नहीं पाया जाता, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया था ऑप्शन डी। ये आपको याद होगा। चलिए आज से शुरू करेंगे। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। वो बताना है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। जल्दी जल्दी सभी छात्र इसका आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, जो भी छात्र इसका आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन बी उनका राइट आंसर है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी हम लोग माइनस अर्थात की निगेटिव लेते हैं, वहीं पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हम लोग धनात्मक अर्थात की प्लस लेते हैं। फिलहाल इस प्रश्न को पूछा था ऋणात्मक, तो याद रखेंगे अवतल दर्पण। आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। आपको बताना है कि किसी लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। बिल्कुल ही शानदार प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सभी छात्र डेली 7 PM पे आपको जुड़ जाना है, वीडियोज को सभी जगह शेयर करना है, अपने सभी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को फैला देना है। सभी को बताना है कि डेली 7 PM पे यहाँ पे क्लास चल रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे रहे हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तो उनका बिल्कुल सही है। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। f बराबर r/2 अर्थात कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर। 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का अल्पतम दूरी होता है। आपको चला बताना है कि जो हम सामान्य दृष्टि का सबसे नजदीकी अर्थात कि न्यूनतम दूरी पूछा है क्या होता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी स्टूडेंट्स इसका जवाब दिए हैं ऑप्शन बी उनका राइट है। इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। आपको चला याद रखना है कि 25 सेंटीमीटर हमारे सामान्य दृष्टि के सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम बिंदु तय किया गया है, और वहीं पे अनंत जो है वो एक अक्षय आंक का अर्थात कि स्वच्छ आंक का दूर बिंदु होता है। आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो सर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, हवा, जल, शीशा, हीरा। तो जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसका सर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। चला आपका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 कितना होता है, 2.42, जो इस चारों में सबसे अधिकतम है। यहाँ पे चला आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो हवा दिया गया है, तो हवा का भी आपको अपवर्तनांक याद रखना है। मैंने हीरा का बता दिया सबसे अधिक है, इसका राइट आंसर आपको याद हो गया, हीरा 2.42। लेकिन हवा का सर कितना होता है, तो हवा का होता है आपका 1.033, 1.003 याद रखना है आपको। उसके बाद जल का पूछ दे कोई तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, जल का कितना होता है, तो 1.33। फिर आपसे कोई शीशा का पूछ दे, कांच का, तो कांच तो ऐसे कई प्रकार का होता है लेकिन सामान्यतः कांच का होता है 1.5। इस तरह आपको एक एक प्रश्न याद रखना है ताकि कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं छोड़ना है, ताकि आपको 80 में से 40 बनाना है और 40 में 40 आपको फोड़ कर आना है। सबसे कम झुकता है, तो बिल्कुल सही। जो भी कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल सही है। कि आप जानते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने के बाद वो 7 रंग में बढ़ता है, और 7 रंग में जिसका भी आपका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा उसका झुकाव कम होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो इसका झुकाव लाजमी है कम होगा, और जिसका भी तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका झुकाव अधिक होता है। तो इसमें सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, बैगनी का। तो सबसे अधिक पूछेगा चला तो बैगनी सबसे कम पूछा था,
तो लाल। आगे बढ़ेंगे 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि हम निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। यही सामान्य सा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो जो भी इसका कह रहे हैं कि सर राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो आपका बिल्कुल सही है। अपसारी लेंस अर्थात कि अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने में, वहीं पे उत्तल लेंस अर्थात कि अभिसारी का प्रयोग करते हैं दृष्टि दोष में। आगे बढ़ेंगे 47 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता। अब क्या पूछा आपसे प्रश्न कि वैद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में आपको अंतर क्लियर होना चाहिए। कह रहा है कि किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैद्युत प्रतिरोधकता जो है चला वो चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ की प्रकृति सब पर निर्भर करता है, तो इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर प्रश्न आपसे सर पूछ रहा है कि आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। डेली 7 PM पे तैयार रहिए, आपको पहले से क्लास को लाइक करके तैयार रहना है कि इस तरह अगर सीरीज का आप सभी वीडियोस देखते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या पूछा था चला आपसे प्रश्न कि विद्युत शक्ति का सर एसआई मात्रक क्या होगा, तो जो भी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट किए हैं ऑप्शन ए उनका राइट है। वाट जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक होता है, और 1 वाट में कितना होता है चला, तो याद रखना है 1 वाट बराबर 1 जूल बटा में 1 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ेंगे 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है बीओटी आप पढ़े होंगे। कह रहा है कि एक बीओटी अर्थात कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है आपको बताना है। तो याद रखना है सर आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूनिट विद्युत ऊर्जा अर्थात कि 1 बीओटी में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा होता है। आगे बढ़ेंगे आपसे, देखिए कितना शानदार प्रश्न है, देखते हैं कौन छात्र इसका सही आंसर कमेंट कर देते हैं। कह रहा है कि 50 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से थोड़ा हम देखते हैं कि कौन स्टूडेंट का जवाब इसका सही आ रहा है। पूछ रहा है चल आपसे कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से चारों आंसर पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है। पहला आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो लिखा है कि विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है, तो बिल्कुल सही। आप जानते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में विद्युत जनित्र काम करता है, तो ये सही है। अब नेक्स्ट क्या है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी सही है। तीसरा आपसे कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, तो ये भी बिल्कुल सही। आप पढ़े होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं तो एक जगह पे काटेगी तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र के 2 दिशा होगा, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट आपसे डी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है कि हरे विद्युत रोधन वाले तार प्रायः विद्युत उन्मय तार होते हैं, तो यही गलत है। कल हम लोग क्या पढ़े थे, लाइव वायर का रंग कैसा होता है, लाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा था कौन सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन डी असत्य है। याद रखना है, परीक्षा में कोई कंफ्यूजन नहीं। 51 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ की मध्यमा संकेत करता है। आपको बताना है कि फ्लेमिंग का जो वामहस्त नियम पढ़े हैं उसमें मध्यमा अंगुली जो है किसका संकेत करता है आपको बताना है। तो जो भी छात्र इसका आंसर दिए हैं सी उनका बिल्कुल सही है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। फ्लेमिंग ने वामहस्त नियम बताते हुए कहा था, अगर हम अपने बाएं हाथ के मध्यमा तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाएं तो जो तर्जनी होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा जो होता है वो आपके चालक पे आरोपित विद्युत बल की दिशा बताता है। वहीं पे जो मध्यमा उंगली होगा वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताएगा। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा। 52 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको बताना है कि चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है उसकी दिशा क्या होता है। याद रखिएगा सर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कितना शानदार है, रिपीटेड प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। आपको चला बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन होता है। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर बोल रहे हैं ऑप्शन है उनका तैयारी बिल्कुल शानदार है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यूरेनियम। आप जानते हैं यूरेनियम पे बमबारी करके हम लोग उसके परमाणु उसके नाभिक को तोड़कर हम लोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 नंबर प्रश्न देखिए कि आपसे कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक अणु सूत्र क्या है। आपको बताना है कि कली चूना का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना होता है। 55 नंबर प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न है कि सर आपको बताना है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है।
कैथोड और एनोड में जल का वैद्युत अपघटन में दोनों का यूज होता है, तो आपको बताना है कि कैथोड पर जो गैस निकलता है वो कौन सा है। बिल्कुल आपके बुक से सीधे सीधे प्रश्न लिया गया है, तो याद रखिएगा जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पे जो गैस निकलता है वो होता है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं पे जो एनोड पे गैस निकलता है वो होता है ऑक्सीजन, तो एनोड पूछेगा तो ऑक्सीजन, कैथोड पूछेगा तो हाइड्रोजन। फिलहाल इसमें कैथोड पूछा था, तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए, कितना शानदार और आसान प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर फटाफट सब लोग कमेंट करेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है सर कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कितना शानदार प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए पे दिया गया है NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। जानते होंगे चला कि बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा अर्थात कि खावा सोडा, और इसका सूत्र क्या होता है NaHCO3 जो ऑप्शन ए पे दिया गया था। और इसको हम लोग ऐसे, इसका रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम बाइकार्बोनेट या NaH है तो इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे सर, 57 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है। आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा एसिड, अर्थात कि अम्ल जो होते हैं वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और वहीं पे क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर याद रखेंगे सर ऑप्शन ए है। 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। कितना शानदार प्रश्न है, बोलिए जल्दी से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है, तो जो भी कह रहे हैं कि सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, चला आपका आंसर बिल्कुल राइट है। आपका तैयारी शानदार है। आप जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार प्रवृत्ति का होता है, तो 7 से इसका ज्यादा ही होगा, 10.5 आपको याद रखना है। 59 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। धातु अधातु का गुण पढ़ते हुए आपको पढ़ाया गया होगा कि अधातु जो होते हैं वो चमकीला नहीं होते हैं, धातु चमकीला होते हैं, लेकिन अधातु में अपवाद क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन अपवाद है जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न कितना शानदार है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ये चारों ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि अत्यधिक अभिक्रियाशील इसमें कौन सा धातु होता है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा सोडियम। आपको धातु की सक्रियता श्रेणी पढ़ना है, एक स्तंभ बनाकर ऐसे आपको समझाया गया है। तो इस चारों में देखें तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से ज्यादा अभिक्रियाशील मैग्नीशियम। सक्रियता श्रेणी ये बढ़ते हुए जा रहा है, और मैग्नीशियम से भी ज्यादा सक्रिय कौन होता है, कैल्शियम, और कैल्शियम से भी ज्यादा सक्रिय सोडियम। तो पूछा था इस चारों में से सबसे अधिक कौन है, तो सोडियम। सबसे कम पूछता तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम सक्रिय होता है, मैग्नीशियम से ज्यादा आपके सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है कैल्शियम, इससे ऊपर होता है सोडियम। चलिए आगे बढ़ेंगे। 61 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। और एक किस पे बेस्ट प्रश्न था, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप KLMN ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछा था तो 2, और यहाँ पे कितना होगा 6, क्योंकि दूसरा में 8 रह सकता है। तो राइट आंसर क्या दिया गया था, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बेस्ट प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे। 62 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है ब्यूटनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से प्रश्न आ गया है, आपसे पूछा है कि ब्यूटनॉन का प्रक्रियात्मक समूह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कीटोन। कीटोन प्रक्रियात्मक समूह का ब्यूटनॉन कार्बनिक यौगिक है। तो यार राइट आंसर याद रखेंगे कीटोन। बहुत ही साल के लिए महत्वपूर्ण और VVI प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। आपको बताना है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितना आबंध अर्थात कि बॉन्ड बनता है, आपको बताना है। बड़ा शानदार प्रश्न है। देखिए इस सीरीज में हम आपको एक एक क्लास देने का प्रयास करें, और जो भी हम लोग चल रहे हैं बिल्कुल एक सिस्टम में ऑफलाइन क्लास की तरह हम लोग चलने का प्रयास करें कि जो शुरू कर रहे हैं उसको खत्म करेंगे। आपको सिर्फ 7 PM पे आप क्लास करते जाइए। आगे आपका सेंटअप एग्जाम होगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, आप देखेंगे कि यहाँ से कितना ज्यादा प्रश्न आ रहा है। शर्त क्या है कि आपको डेली क्लास करना है। जो भी आपको क्लास खत्म होने के बाद जो भी प्रश्न नहीं आता है उसको याद करते जाना है। कॉपी बनाए होंगे तो उसमें उसको नोट करते जाना है, ताकि आपका तैयारी शानदार हो। आपसे क्या पूछा था प्रश्न कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं। जो भी छात्र इसका राइट आंसर कमेंट कर चुके हैं ऑप्शन सी उनका बिल्कुल सही है। 3 आबंध बनता है नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच में। अब देखिए कैसे, तो ये भी
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बेस्ट प्रश्न है। यहाँ पे आप जानते हैं नाइट्रोजन का कितना होता है 7, कितना होगा 7। और हम इसका भी KLMN निकालेंगे तो पहले में आएगा 2, दूसरा में आएगा 5। और आप जानते हैं कि एक K में तो ठीक है 2 से आपका कक्षा पूर्ण हो जाता है, लेकिन यहाँ पे L में कितना इसको और चाहिए 3, अर्थात कि 8 यहाँ पे पूरा होना है। तो इसलिए कौन सा बॉन्ड बनाएगा त्रियाबंध परमाणु मिल जाएगा तो ये पूर्ण हो जाएगा इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये सबसे अच्छा चैप्टर है यही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ से तमाम प्रश्न आते हैं। फिर उसी चैप्टर से नेक्स्ट प्रश्न लिया गया है 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। पिछले क्लास में मैंने आपको एल्काइन का सामान्य सूत्र बताया था, अब पूछा है कि एल्कीन का आपको बताना है। वहीं पे मैं आपको ये भी जानकारी दिया था कि एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो याद रखेंगे सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 65 नंबर प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी से लिया गया है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 हैं और समूह पूछेगा तो 18। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 66 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि समूह में, ध्यान से देखिएगा, आवर्त में नहीं पूछा है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो आप पढ़े होंगे जब हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु साइज जो है वो बढ़ता है, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो लाजमी है उनका परमाणु साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 67 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये भी आपके बायोलॉजी से बिल्कुल शानदार VVI प्रश्न हर साल के लिए। कह रहा है कौन सा एंजाइम इम्लिशकृत वसा का पाचन करता है। कि जब पाचन की प्रक्रिया शुरू होता है तो उसमें इम्लिशकृत वसा का पाचन कौन एंजाइम करता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। ही देखिए शानदार प्रश्न आपको मिलेगा इस सीरीज में, इसलिए मैं बोलता हूं आपको डेली 7 PM पे क्लास करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है इम्लिशकृत वसा का पाचन करता है, बिल्कुल आपके बुक में आप पढ़े होंगे, सीधे सीधे प्रश्न वहीं से उठाया गया है। 68 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सामान्य प्रकुचन रक्तदाब कितना होता है। आपको बताना है कि सामान्य प्रकुचन रक्तदाब कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 mmHg के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे 69 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है प्रश्न आपसे कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। अर्थात कि जब प्रकाश संश्लेषण में पौधे भोजन बनाते हैं, पत्तियों के द्वारा जब भोजन बनाया जाता है तो भोजन पादप के अर्थात कि पेड़ पौधे के और सब भाग, तना, जड़ में किसके माध्यम से भोजन भेजा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। आप जानते हैं भोजन पहुंचाने का उत्तरदायित्व तो किसको दिया गया है, फ्लोएम को। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। 70 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो देखिए कायिक प्रवर्धन जो कृत्रिम रूप से हम लोग पौधे को उपजाते हैं, तो कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करने वाले पौधों का उदाहरण आप जानते हैं, आलू है, अदरक है, प्याज है, अरवी है। लेकिन देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, आलू, अदरक, प्याज, अरवी में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हम लोग ऑप्शन डी करेंगे, क्योंकि इस समय तो वर्तमान में सभी को हम लोग कृत्रिम रूप से उपजा लेते हैं, अर्थात कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा गुलाब, गेहूं सबको उपजा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है तो आपको छोड़ देना, इसीलिए तो बोर्ड आपको छोड़ने का विकल्प देता है। लेकिन इसका राइट आंसर याद रखिएगा, कायिक प्रवर्धन कौन कौन पौधे दर्शाते हैं, तो आलू, अदरक, प्याज, अरवी। 71 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। अर्थात कि काला जार जो बीमारी होता है वो किसके कारण होता है, आपको बताना है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेशमानिया। तो जो काला जार बीमारी है एक परजीवी जिसका नाम है लेशमानिया डोनवानी, उसी के कारण होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है चला कि निम्न में कौन द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प आपको पढ़ना है स्पष्ट रूप से, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। तो आपको बताना है कि द्विलिंगी पुष्प कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है, गुलाब का पुष्प। आगे बढ़ेंगे 73 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मानव में घ्राणग्राही कहाँ स्थित होता है। आपको बताना है कि मानव में घ्राणग्राही कहाँ पे स्थित होता है, तो नाकों में। याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाक में। चूंकि घ्राणग्राही सूंघने वाला ग्राही तो कहाँ होगा, नाकों में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि हमारे शरीर का सभी ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है। आपको बताना है कि अनैच्छिक नहीं पूछा है, ऐच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो मेडुला के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 75 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। आपको बताना है कि जंतुओं में जो है वृद्धि हार्मोन वो कहां से स्रावित होता है, तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से आप पढ़े होंगे, वृद्धि हार्मोन
निकलता है जो हड्डियों के वृद्धि में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 76 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, जिसने सबसे पहले मटर पे प्रयोग किया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 77 नंबर प्रश्न बिल्कुल शानदार है। कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। आपको बताना है कि स्त्रियों में इसमें से कौन सा लिंग गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मादा में क्या होता है? XX। वहीं पे अगर नर में पूछता तो होता है XY। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। देखिए पूछा क्या है कि इस कचरा में से कौन जैव निम्नीकरणीय है। तो टिश्यू पेपर का इसलिए आविष्कार हुआ है, ये जैव निम्नीकरणीय कचरा के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 79 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि आहार और पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। आपको बताना है सर कि आहार और पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आहार और पाइन जो है वो आपके झारखंड की जल संग्रहण व्यवस्था है। फिलहाल ऑप्शन में झारखंड नहीं है, तो आपके पूर्वी बिहार अर्थात कि बिहार का जल संग्रहण व्यवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ेंगे 80 नंबर प्रश्न। देखिए आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। अर्थात कि अगर हमको प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना है तो कौन कौन विकल्प अपनाना पड़ेगा। तो कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, तो उपयुक्त सभी। राइट आंसर याद रखिएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास को आपको लाइक कर देना है, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। कल आप किसका क्लास चाहते हैं, कोई अदर सब्जेक्ट चाहते हैं या इसी का आपका देखिए यहाँ पे बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न है। ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को भी आप समझना चाहते हैं, इसके बारे में नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा उसकी चर्चा कल 7 PM पे हम लोग करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।